हेलो एवरीवन। मैं अब्दुल्ला कंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी झालावाड़। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम इंडक्शन मोटर में जो हमारा अगला टॉपिक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इंडक्शन मोटर को पढ़ने के लिए जो कैलकुलेशंस हम इंडक्शन मोटर की करेंगे, किस तरह से इंडक्शन मोटर में कितनी पावर डेवलप होगी या कितना टॉर्क डेवलप होगा, उसको एक थ्योरेटिकली जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंडक्शन मोटर का एक इक्विवेलेंट सर्किट क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि सारी जो कैलकुलेशंस है, जितनी भी हमारी गणनाएं हैं, वो आसानी से की जा सके। उसके लिए ही हम जो इंडक्शन मोटर है उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं। Equivalent circuit of an induction motor. Equivalent circuit of an induction motor enables the performance characteristics which are evaluated for steady state condition. Steady state condition के लिए जिनका evaluation हम करते हैं, तो जो equivalent circuit है वो उस characteristics को यहाँ पर enable कर देगा। ठीक है, ताकि हम उसकी जो गणनाएं हैं आसानी से कर सकें। An induction motor is based on the principle of induction of voltages and currents. हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर में जो ऑपरेशन है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना। उसमें जो रोटर है उसके अंदर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्शन होता है बाय द वर्च्यू ऑफ इंडक्शन। ठीक है। The voltage and current is induced in the rotor circuit from the stator circuit for the operation. हम जानते हैं कि हम स्टेटर को सप्लाई देंगे, स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जब रोटर के कंडक्टर कट करेंगे, या वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर को कट करेगा, तब उस रोटर के अंदर जो है करंट और वोल्टेज का इंडक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो इंडक्शन मोटर है वो ऑपरेट करती है। The equivalent circuit of an induction motor is similar to that of the transformer. जो कंस्ट्रक्शन वाइज है, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई देंगे, एक आयरन कोर होता है जिस पे दोनों वायरिंग लिपटी हुई होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में जब करंट फ्लो करेगा तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर के थ्रू होते हुए जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको कट सेकेंडरी वाइंडिंग को वहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा, और उसके अंदर जो है कि वोल्टेज और करंट का इंडक्शन होता है। तो इसी तरह से यही जो फिनोमिना होगा यहाँ पर हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसके अंदर भी सेम यही फिनोमिना होगा। ठीक है, तो इसका जो इंडक्शन मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो भी सिमिलर किसके सिमिलर होगा, ट्रांसफार्मर के ही सिमिलर होगा। For equivalent circuit of an induction motor, first we will draw the stator circuit and rotor circuit model just like primary and secondary of a transformer. जिस तरह से हमने पहले ट्रांसफॉर्मर में के केस में जब हम ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें स्टेटर का सर्किट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग का सर्किट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग का सर्किट ड्रॉ करते हैं, फिर उनको कंबाइन करते हैं। उस तरह से हम उसमें जो है ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट जो है वहाँ पर निकालते हैं। सिमिलरली इंडक्शन मोटर के केस में भी हम सबसे पहले स्टेटर का जो है मॉडल बनाएंगे, सर्किट मॉडल, उसके बाद हम फिर रोटर का सर्किट मॉडल बनाएंगे, देन उनको कंबाइन करके फिर हम जो है इंडक्शन मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम स्टेटर सर्किट मॉडल पे। द स्टेटर सर्किट मॉडल ऑफ एन इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटर फेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1, स्टेटर फेज वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस X1 एज शोन इन द डायग्राम। हम जानते हैं हमने स्टेटर की जो वाइंडिंग है, स्टेटर की जो फ्रेम है उसमें हमने स्टेटर की वाइंडिंग डाली हुई है, तो स्टेटर जो वाइंडिंग है तो वो एक इंडक्टिव पार्ट है, तो उसका एक रेजिस्टेंस होगा, उसका एक अपना इंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो हम उसका जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस R1 और इंडक्टेंस को X1 से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, द नो लोड करंट I0 इज सिमुलेटेड बाय अ प्योर इंडक्टिव रिएक्टर।
x naught taking the magnetization component I mu and a non-inductive resistance R naught carrying the core loss current I ओमेगा, ठीक है, या आई डब्ल्यू से हम बोल रहे हैं यहाँ पर। जो हमारी रोटर जब मोटर नो लोड के कंडीशन में रहेगी तो उस टाइम पे जो करंट ड्रॉ करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो कंपोनेंट है हमारे पास यहाँ पर आर नोट और एक्स नोट को इस तरह से यहाँ पर हमने डिनोट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो आई डब्ल्यू है वो कंपोनेंट है जो प्योरली रेजिस्टिव है, और आई म्यू जो है यहाँ पर वो प्योरली इंडक्टिव रिएक्टर के लिए जो करंट का कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये नो लोड करंट को हमने इस तरह से दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, जस्ट लाइक एन ट्रांसफॉर्मर में हम जिस तरह से करते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 आई नोट या आई जीरो जो कि नो लोड करंट है, वो किसका किसका कंपोनेंट मिलकर बनकर हो गया, एक तो इंडक्टिव कंपोनेंट और एक हमारा नो लोड रेजिस्टिव कंपोनेंट, ठीक है। द टोटल मैग्नेटाइजिंग करंट आई जीरो इज कंसिडरेबली लार्जर इन केस ऑफ द इंडक्शन मोटर। अब यहाँ पर जो इंडक्शन मोटर है इसके केस में जो हमारी नो लोड करंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, क्यों, विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, ट्रांसफार्मर के केस में। जब हम ट्रांसफार्मर के केस में देखते हैं कि जो नो लोड करंट है वो कितनी होती है, 2 से 5% के आसपास की, फुल लोड करंट जितनी है उससे 2 या 5% के आसपास की हमारे पास नो लोड करंट होती है ट्रांसफार्मर के केस में। क्यों, क्योंकि उसके ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करने के लिए एक आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जब प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वो विद वाया आयरन कोर के साथ आयरन कोर के माध्यम से होते हुए वो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके से कनेक्ट होता है और उसको कट करता है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसमें प्राइमरी या स्टेटर वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, एयर गैप में, एंड देन एयर गैप में जाने के बाद या एयर के माध्यम से वो हमारे रोटर है उससे जाके लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर जो रिलक्टेंस है जो उसको प्रतिरोध जिसे हम बोल सकते हैं, अवरोध जो पैदा हो रहा है एयर गैप का वो ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो आयरन कोर होती है वो मैग्नेटिक कंडक्शन उसका बहुत हाई होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस वजह से यहाँ पर जो नो लोड करंट है इंडक्शन मोटर में के केस में वो ज़्यादा होती है और उसकी वैल्यू 25 से 40% तक की हो सकती है, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ द हायर रिलेक्टेंस कोज्ड बाय द एयर गैप ऑफ इंडक्शन मोटर। जो एयर गैप अवेलेबल है रोटर और स्टेटर के बीच में एज ए कंडक्टिंग पाथ, ठीक है, उसका रिलेक्टेंस जो ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर जो रिक्वायर्ड अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए रोटर में जो करंट होगी नो लोड करंट उसकी वैल्यू 25 to 40% के आसपास होती है, ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मोटर। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एक्स नॉट इज़ वेरी स्मॉल इन एन इंडक्शन मोटर, ठीक है। एक्स नॉट जो होता है उसकी वैल्यू भी बहुत कम होती है। उसके बाद हम चलते हैं रोटर सर्किट मॉडल पे। देखिए यहाँ पर स्टेटर सर्किट मॉडल को हमने किस तरह से ड्रॉ किया, R1 X1 हमने देख लिया, जो स्टेटर वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है। यहाँ पर नो लोड कंपोनेंट R नोट और X नोट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टेटर का ये है सर्किट मॉडल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम चलते हैं रोटर सर्किट मॉडल पे। व्हेन अ 3-फेज सप्लाई इज अप्लाइड टू द स्टेटर वाइंडिंग ए वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द रोटर वाइंडिंग ऑफ द मशीन। जब स्टेटर वाइंडिंग में 3-फेज सप्लाई करेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप में होगा, उस एयर गैप में हमारा जब रोटर है रोटर के साथ वो लिंक करेगा एंड देन रोटर के अंदर भी वोल्टेज इंड्यूस होगा। The greater will be the relative motion of the rotor and the stator magnetic field, the greater will be the resulting rotor voltage। अब क्योंकि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिलेटिव मोशन जो है रोटर का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो रिलेटिव मोशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी यानी कि दोनों के बीच में स्पीड का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही हायर वैल्यू हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज जो कि है रोटर के अंदर डेवलप होगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारा रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में यानी कि रोटर की स्पीड 0 है तब मैक्सिमम जो है वोल्टेज डेवलप होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, और जब इसकी वैल्यू रोटर की स्पीड मैक्सिमम है तो मिनिमम वोल्टेज वहाँ पर इंड्यूस होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा जब रोटर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी तब, ठीक है।
तो मतलब इसका ये हुआ कि जो इंड्यूस वोल्टेज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्लिप के ऊपर, ठीक है। The largest relative motion occurs at standstill condition. This condition is also known as the locked rotor और blocked rotor condition, ठीक है। मैक्सिमम जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो किस केस में होगा, जब हमारा रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में या 0 आरपीएम पे है या कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं है, वो रुका हुआ है, स्थिर है, तब, ठीक है। इफ द इंड्यूस्ड रोटर वोल्टेज एट दिस कंडीशन इज E20, यानी कि E20 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब वोल्टेज उसमें रोटर के में इंड्यूस हो रहा है उसको, देन द इंड्यूस्ड वोल्टेज एट एनी स्लिप या एट एनी स्पीड ऑफ रोटर इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस। तो E2s एट एनी स्लिप s इज गिवन बाय बराबर s E2 नॉट स्लिप टाइम ऑफ स्लिप इनटू इंड्यूस वोल्टेज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन या स्थिर अवस्था में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसके बराबर, ठीक है। तो ये हमारा एट एनी स्लिप जो इंड्यूस वोल्टेज होगा रोटर के अंदर उसकी इक्वेशन आ गई। उसके बाद द रोटर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगेन जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर स्थिर पैरामीटर है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। कंडक्टिंग वायर है, एक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हमारा जो रोटर रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा, वो स्लिप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्शन मोटर डिपेंड ऑन द इंडक्टेंस ऑफ द रोटर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इन द रोटर। अब जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस का फॉर्मूला हम जानते क्या होता है, 2πf/L2, ठीक है। 2πfL होता है, यानी कि f यहाँ पर फ्रिक्वेंसी और L क्या है, इंडक्टेंस है। तो इसी तरह से जो रोटर का रिएक्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो रोटर के इंडक्टेंस के ऊपर प्लस में उसके जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है रोटर की फ्रिक्वेंसी वो क्या होती है, स्लिप इंटू F1, यानी कि जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी इंटू स्लिप टाइम्स ऑफ रोटर की फ्रिक्वेंसी होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है ना। तो इसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे x2 में, तो हमारा जो x2 निकल के आएगा वो आएगा 2πsF1L2। तो s को हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2πf1L2 और x2 बराबर sx2 नॉट, यानी कि जो स्टैंड स्टिल कंडीशन में यहाँ पर जो रिएक्टेंस रहेगा उसको जब हम स्लिप से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल के आएगा रिएक्टेंस एट एनी स्लिप ऑफ रोटर, यानी कि रोटर का रिएक्टेंस किसी भी स्लिप पर वो हो जाएगा s इंटू x2 नोट। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, वेयर x2 नोट इज द स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ द रोटर सर्किट इज शोन बिलो। अब ये रोटर सर्किट को हम यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये I2 करंट हो गया, E2s की वैल्यू हो जाएगी s E2 नोट, ठीक है। ये R2 हमारा कॉन्स्टेंट है, X2s की वैल्यू हो जाएगी s इंटू x2 नोट, फ्रिक्वेंसी जो है इसकी हो जाएगी F2 बराबर sF1 स्लिप टाइम ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये रोटर का सर्किट हमारे पास हो गया। उसके बाद आगे कुछ इक्वेशन फॉर देख लेते हैं हम इसमें। द रोटर इम्पिडेंस इज गिवन बाय द इक्वेशन बिलो। अब जो रोटर का इम्पिडेंस है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, Z2s, ठीक है, R2 प्लस JX2, Z2s बराबर R2 प्लस JSX2 नोट, ठीक है, स्लिप इंटू इंडक्टेंस एट स्टैंड स्टिल या 0 आरपीएम पर। द रोटर करंट पर फेज इज गिवन बाय द इक्वेशन शोन बिलो। अब रोटर करंट की वैल्यू I2s एट एनी स्लिप पर क्या हो जाएगी, E2s अपॉन Z2s। E2s की वैल्यू है s इंटू E2 नोट और Z2s की वैल्यू R2 प्लस JX2 नोट, ठीक है, ये हो गई। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में देखिए आप s को यहाँ पर कॉमन करके बाहर निकालेंगे। हियर I2 इज द स्लिप फ्रिक्वेंसी करंट प्रोड्यूस बाय स्लिप फ्रिक्वेंसी इंड्यूस वोल्टेज s इंटू नोट, ठीक है, एट एनी स्लिप, यानी कि करंट रोटर में जो करंट है एट एनी स्लिप उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इंड्यूस वोल्टेज एस E2 नोट एक्टिंग इन द रोटर सर्किट हैविंग एन इम्पिडेंस पर फेज ऑफ R2 प्लस JX2 नोट, ठीक है। तो यहाँ पर I2 की वैल्यू आ गई हमारे पास s इंटू E2 नोट अपॉन R2 प्लस JSX नोट। ये सब जितनी भी वैल्यू हम यहाँ पे जो जितनी सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, पर फेज में कर रहे हैं। पर फेज मान करके हम इसको सारी कैलकुलेशन करेंगे। फाइनली जब निकालेंगे तो उसको 3 से हम मल्टीप्लाई करके 3 फेज में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जो सारी ये कैलकुलेशन हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि पर फेज में इसलिए करते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, आसानी से कैलकुलेशन की जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर I2 की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 5 थी, ठीक है, इसमें से हम स्लिप को कॉमन निकालेंगे ऊपर और नीचे से। तो यहाँ से हमने स्लिप को कॉमन निकाला तो क्या हो गया हमारे पास R2 बाई एस प्लस JX2 नो,
ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि जो अब I2s की वैल्यू क्या हो गई, E2 अपॉन R2/S प्लस JX2 नोट। यहाँ से क्या किया हमने, स्लिप को कॉमन निकाल के जब बाहर लिया तो ये इसको मॉडिफाइड फॉर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, द R2 इज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड अ वेरिएबल लीकेज रिएक्टेंस SX2। सिमिलरली द रोटर सर्किट शोन बिलो हैज अ कांस्टेंट लीकेज रिएक्टेंस X2 नोट एंड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस R2s। ठीक है, देखा यहाँ पे हुआ क्या कि हमने यहाँ से स्लिप को कॉमन लेकर के इधर से दोनों साइड से जब हमने स्लिप को कॉमन लिया तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इस तरह से मॉडिफाइड हो गया। तो जब अब इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ दिस, इधर नहीं लिया, चलो कोई नहीं, डायग्राम नहीं लिया, इधर ही देख लीजिए, इस साइड में देख लीजिए। अब हमने किस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा हो गया E2, ठीक है, ये X2 हो गया और ये जो R2/S, ठीक है, ये जो सेकेंडरी या जो रोटर का सर्किट है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, क्या किया हमने यहाँ पर स्लिप को यहाँ से भी रिमूव कर दिया और यहाँ से भी रिमूव कर दिया, तो स्लिप जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट अब आया है वो आ क्या हो जाएगा, R2/S। ठीक है, the equation 6 above explain the secondary circuit of an imaginary transformer with a constant voltage ratio and with the same frequency of the both side। अब ये किसकी तरह से हो गया, एक ट्रांसफॉर्मर की तरह हो गया। एक जो इस इक्विवेलेंट जो निकल के आया है इससे हम एक ट्रांसफॉर्मर की तरह अज्यूम कर सकते हैं, जिसमें जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें भी वोल्टेज जो है कांस्टेंट है और इंडक्टेंस है वो भी कांस्टेंट है विद द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि दोनों की इनपुट की और प्राइमरी और सेकेंडरी की जैसे फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इस तरह से इसमें भी स्टेटर और रोटर दोनों सर्किट की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, बशर्ते इसमें जो हमारा R2 था वो किससे रिप्लेस हो गया, R2/S से। दिस इमेजिनरी स्टेशनरी रोटर्स कैरीज द सेम करंट एज द एक्चुअल रोटेटिंग रोटर। दिस मेक पॉसिबल टू ट्रांसफर द सेकेंडरी रोटर इम्पीडेंस टू द प्राइमरी स्टेटर साइड। अब जब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो हम इसको दोनों को कंबाइन करके एक एग्जैक्ट मॉडल इसका यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बाय कंबाइनिंग द स्टेटर एंड रोटर मॉडल वी गेट एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इस तरह से हम इसको एक ट्रांसफॉर्मर के फॉर्म में इसको यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो रोटर है इंडक्शन मोटर है उसका हमारा पास एग्जैक्ट एक इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। यहाँ पर स्टेटर के रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है, नो लोड कंपोनेंट आ गए यहाँ पर, और ये जो रोटर है उसके जो कि इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस और इंड्यूस्ड वोल्टेज है और करंट है। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ पर इनको कांस्टेंट वैल्यू में रिप्रेजेंट कर लें एट बोथ हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। उसकी तरह से इसको यहाँ पर एक इमेजिनरी फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बशर्ते हमारा जो रेजिस्टेंस था R2 जो कि कांस्टेंट था वो किससे रिप्लेस हो गया, R2/S से। ठीक है, इफ़ यू ड्रॉ द सर्किट विद रेफर टू द स्टेटर देन द सर्किट विल लुक लाइक। अब हमने सर्किट को ड्रॉ कर दिया है टू द रेफर स्टेटर की तरफ, इसको रेफर करके हमने सर्किट को जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर जो था R1 X1 ये हमारा स्टेटर के कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से, रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव, ये नो लोड कंपोनेंट हो गए, एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द रोटर। ठीक है, अब यहाँ पर R2 और X2, R2 को अगेन हमने डिवाइड कर दिया है R2 डेज और X2 डेज के फॉर्म में। तो R2 और X2 को जब क्योंकि हम देख रहे थे यहाँ पे हमारा जो था रेजिस्टिव पार्ट था वो R2/S था, तो इसमें से हम R2 को और यहाँ पर निकाल लेंगे ताकि हमारा जो रोटर है उसका एक ट्रांसफॉर्मर के जैसा ही एक इक्विवेलेंट पूरा पूर्ण रूप से मॉडल बनेगा। तो जब हम उसको R2/S में से R2 को माइनस करेंगे तो जो बचेगा शेष वो बचेगा R2-1 - S/S। ठीक है, तो ये बचेगा शेष, तो इसको हम यहाँ पर एज अ लोड रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है इंडक्शन मोटर है उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना, here R1 is the winding resistance of the stator, X1 is the inductance of the stator winding, RC is the core loss component। ठीक है, ये जो RC यहाँ पर है ये R2 से रिप्रेजेंट कर रखा है, सॉरी ये थोड़ा सा RC है।
ठीक है। XM इज द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, R2 डैश इज द रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस विद रेफर टू द स्टेटर वाइंडिंग, रोटर का रेजिस्टेंस विद रेफर टू द स्टेटर वाइंडिंग। सिमिलरली X2 इज द स्टेटर रोटर वाइंडिंग इंडक्टेंस रेफर टू द स्टेटर वाइंडिंग, और R2 1 minus S by S is the resistance which show the power which is converted to the mechanical power output और यूजफुल पावर, यानी कि जो लोड पर जो पावर सप्लाई हो रही है या पावर जो कि लोड में आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है, उसको हम यहाँ पर R2 डैश 1 माइनस S बाई एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। द पावर डिसिपेटेड इन दैट रेजिस्टेंस इज द यूजफुल पावर आउटपुट और शाफ्ट पावर आउटपुट, यानी कि जो पावर शाफ्ट पावर में या आउटपुट पावर में हमको मिल रही है उसको हम यहाँ पर इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। वो इस रेजिस्टेंस में एज ए हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो ये हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसका एक एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब उसके बाद है अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, अब हम देख रहे थे यहाँ पर कि जो हमने एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, यहाँ पर ये जो है नो लोड कंपोनेंट है, ठीक है, या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, यहाँ पर ये बीच में आ रहा है। तो इसको क्या है, हमें जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इस जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है इनको हम थोड़ा बाहर की तरफ लेंगे, कुछ एजम्पशन मानते हुए। क्या एजम्पशन मानेंगे, देखिए यहाँ पर द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट इज ड्रॉन जस्ट टू सिंप्लीफाई और आवर कैलकुलेशन बाय डिलीटिंग वन नोड। ठीक है। तो ये जो नोड थी यहाँ पर इसको हमने डिलीट करके इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। दिस शंट ब्रांच इज शिफ्टेड टुवर्ड द प्राइमरी साइड। अब ये जो शंट ब्रांच थी जो कि हमारी स्टेटर और रोटर के बीच में थी, या आप बोल सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में थी, उसको हम प्राइमरी साइड शिफ्ट करते हैं। दिस हैज़ बीन डन एज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द स्टेटर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इज लेस। ये हमने ये अज्यूम करके किया, मान करके किया है कि जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत कम होगा और उसका डिफरेंस इतना नहीं होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ड्रॉप हो रहा है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द स्टेटर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इज लेस एंड देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज एंड द इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है, ये किसके इक्वल है, जो कि हमारा सप्लाई वोल्टेज था उसी के इक्वल है। ठीक है। तो ये एजम्पशन मानते हुए हमने इसको जो हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मॉडल था या सर्किट था उसको हमने और सिंप्लीफाई कर लिया है ताकि हमारी कैलकुलेशन को और आसान बनाया जा सकता है। द अप्रोक्सीमेट सर्किट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट V1 बराबर E1 बराबर E2 डैश। ठीक है। V1 बराबर E1 बराबर E2 डैश, यानी कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज हुआ है रोटर में वो और जो हमने सप्लाई में वोल्टेज दिया है वो लगभग बराबर है। यही हमने एजम्पशन मानते हुए इसको अप्रोक्सीमेशन किया है। ठीक है। इन द अबव सर्किट द ओनली कंपोनेंट दैट डिपेंड ऑन द स्लिप इज द रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट में क्या था, जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो इसमें केवल एक ही ऐसा कंपोनेंट है जो कि स्लिप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो है हमारा यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस। ठीक है। ऑल द अदर क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटन एट एनी गिवन स्लिप एज फॉलोज। ठीक है। तो इम्पिडेंस बियॉन्ड ए डैश इज गिवन एज। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो इम्पिडेंस है वो उसकी कैलकुलेशन हमने करी है यहाँ पर, तो वो आ जाएगा R1 प्लस R2 डैश बाई एस प्लस JX1 प्लस X2 डैश। ठीक है। यही ना, R1 R2 डैश प्लस X1। इसको जब हम करेंगे तो ये अगेन वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने R2 डैश बाई एस को इन दो पार्ट में तोड़ा था, तो इसको जब हम वापस समअप करेंगे तो क्या आ जाएगा R2 डैश बाई एस। तो हमारा जो रेजिस्टेंस का कंपोनेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 डैश बाई एस प्लस J, ये जो इम्पिडेंस का कंपोनेंट हो जाएगा सॉरी माइनस X2 X1 प्लस X2। ठीक है डैश। तो ये हमारा इम्पिडेंस हो गया, टोटल इम्पिडेंस यहाँ A और A डैश के बीच में। ठीक है ना।
उसके बाद I2 डेज, यानी कि I2 डेज क्या है, करंट इन द रोटर सर्किट, उसकी वैल्यू जाएगी V1, क्योंकि हमने यहाँ पर एजम्पशन कर लिया था कि V1 और E1 और E2 डेज जो है वो बराबर है, तो I2 डेज की वैल्यू जाएगी V1 बाय ZAA डेज, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ZAA डेज फ्रॉम इक्वेशन 7 इन द इक्वेशन 8 वी गेट, जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1 प्लस R2 डेज बाई एस प्लस JX1 प्लस X2 डेज बाई X2 डेज, ठीक है। अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, I2 डेज का हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ I2 डेज कोस फाई 2 माइनस JI2 डेज साइन फाई 2। ये मैग्नीट्यूड जो I2 डेज है उसको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो फाई हम निकालेंगे तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, X1 प्लस X2। फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि रिएक्टेंस कंपोनेंट अपॉन रेजिस्टेंस कंपोनेंट। रिएक्टेंस कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास यहाँ पर, X1 प्लस X2 डेज, और रेजिस्टेंस कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, R1 प्लस R2 डेज बाई एस। तो ये tan phi 2 की वैल्यू हो गई। सिमिलरली जब हम इससे cos phi की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2 डेज बाई एस अपॉन ZAA, यानी कि मोड ऑफ मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पिडेंस, ठीक है। तो ये हमारे cos phi 2 की वैल्यू हो जाएगी। नाउ नो लोड करंट आई नोट, नो लोड करंट आई नोट की जो वैल्यू है, कौन सा, ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है किसके इक्वल, जो रेजिस्टिव कंपोनेंट है प्लस जो इंडक्टिव कंपोनेंट, उससे मिलकर हमारी नो लोड करंट बनी हुई है। तो उसको हम लिखेंगे आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू। आई म्यू की वैल्यू जाएगी पता, V1 प्लस आर नोट, और आई डब्ल्यू की वैल्यू जाएगी अपने पास V1 अपन आर नोट, और आई म्यू की वैल्यू जो इंडक्टिव कंपोनेंट है उसकी वैल्यू जाएगी V1 अपन JX नोट, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई नोट बराबर V1 इंटू 1 माइनस आर नोट माइनस J1 अपन X नोट, ठीक है। टोटल स्टेटर करंट की वैल्यू जब आएगी वो आएगी हमारे पास I2 डेश, यानी कि करंट इन द रोटर, प्लस आई नोट यानी कि नो लोड जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो। तो ये दोनों मिला करके हमारे पास जो है स्टेटर की करंट आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। टोटल कोर लॉसेस आर गिवन बाय द इक्वेशन। अब कोर लॉसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3V नोट आई नोट कोस फाई नोट, ठीक है। ये कोर लॉसेस हो गए। स्टेटर इनपुट हो जाएगा हमारे पास V1 I1 कोस फाई 1। स्टेटर इनपुट हो जाएगा V1 I2 डेस कोस फाई 2 प्लस कोर लॉसेस, ठीक है। ये कोर लॉसेस जो लॉसेस हुए थे प्लस जो स्टेटर का रोटर का इनपुट था वो, और प्लस स्टेटर कोर लॉसेस मिला करके हमारा स्टेटर इनपुट हो गया। तो उसकी वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है एयर गैप पावर। एयर गैप पावर या स्टेटर इनपुट जिसे हम बोल रहे हैं वो जाएगा V1 I2 डेस कोस फाई 2, ठीक है। कौन सी पावर है ये, एयर गैप पावर या स्टेटर रोटर इनपुट जिसे हम बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू है स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉसेस, ठीक है। तो ये एयर गैप पावर की वैल्यू हो जाएगी V1, जो कि हम मान लें कि इंड्यूस्ड वोल्टेज किससे इक्वल है, इनपुट के इक्वल, इसलिए यहाँ पर V1, और I2 डेस जो है हमारे रोटर की करंट है, और कोस फाई 2 इज द पावर फैक्टर ऑफ द रोटर, बराबर I2 डेस R2 डेस अपॉन I2 स्क्वायर R2 डेस बाई एस, ठीक है। बराबर इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद जो डेवलप्ड टॉर्क है जिसे हम बोलते हैं शाफ्ट टॉर्क उसे या TD, उसकी वैल्यू क्या जाएगी PG, यानी कि एयर गैप पावर अपॉन ओमेगा सिंक्रोनस स्पीड। तो इस तरह से हम ये यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इसकी आसानी से जो इंडक्शन मोटर है उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना करके कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये जो हमने अप्रोक्सीमेट मॉडल निकाला सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस करने के लिए, तो ये अप्रोक्सीमेट जो मॉडल है जनरली हम इसका जो इस्तेमाल करेंगे वो लार्ज मोटर्स के लिए ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो अजम्पशन है ये लार्ज मोटर के लिए ही, इसमें जो एरर है या जो त्रुटियाँ आएंगी वो मिनिमम होगी जब मोटर लार्ज होगी, लार्ज रेटिंग की मोटर होगी। अगर स्मॉल रेटिंग की मोटर के केस में हम ये अप्रोक्सीमेट मॉडल से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे जो कैलकुलेशंस हैं या हमारा जो एरर का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होगा और हमारी कैलकुलेशन गलत आएगी, ठीक है। तो however this is not appropriate due to the following reason, because the magnetic circuit of induction motor has an air gap, so exciting current is large as compared to transformer। ट्रांसफॉर्मर के केस में भी हम इसी तरह से अप्रोक्सीमेट सर्किट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में जो मैग्नेटिक करंट होता है या एक्साइटिंग करंट जो होता है उसकी वैल्यू
2 to 5% होती है, जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट है विद रेस्पेक्ट टू फुल लोड करंट। जबकि हमारे जो इंडक्शन मोटर है, इसमें जो एक्साइटिंग करंट है वो 25 to 40% तक हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो अप्रोक्सीमेशन है वो स्मॉल रेटिंग की मशीन के लिए सुटेबल नहीं है। द रोटर एंड द स्टेटर इंडक्टेंस इज लार्ज इन इंडक्टेंस मोटर। इन इंडक्शन मोटर वी यूज डिस्ट्रीब्यूट वाइंडिंग, ठीक है। तो दिस मॉडल कैन बी यूज्ड इफ अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हैज टू बी डन फॉर लार्ज मोटर्स, फॉर स्मॉलर मोटर्स वी कैन नॉट यूज दिस, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ आज हमारे जो इक्विवेलेंट मॉडल था इंडक्शन मोटर का, उसके बारे में था। तो इक्विवेलेंट मॉडल जो हम कैलकुलेट करते हैं इंडक्शन मोटर का, ये इसीलिए करते हैं ताकि हम हमारी जो कैलकुलेशन है उसको आसान बना सके, आसानी से कर सकें, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।